तो हाय, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि हमने कल बात किया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा ब्रेन हमको खुश क्यों नहीं रखता, हम नेगेटिव बायस क्यों होते हैं। इसके बारे में हमने कल बात किया था कि और सर्वाइवल मैकेनिज्म के बारे में कल बात किया था। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि हमारा ब्रेन हमें खुश क्यों नहीं रखता। और तो शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट सर्वाइवल मैकेनिज्म वाले चैप्टर का। तो सेकेंड पार्ट में ऑथर सब शुरू करते हैं एक बात का, जो कि बात बहुत ही अच्छी लगी मुझे। इसमें कहते हैं ऑथर कि हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना हुआ है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में बात की थी, ना कि हमें खुश रखने के लिए। तो अगर आपको खुश रखना है तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, ना कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि खुश रहना हमारा नेचुरल स्टेट है। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग, जैसा कि हमने कल बात किया था, नेगेटिव बायस है। हमारे ब्रेन का प्राइमरी जॉब हमें खुश करना नहीं, हमारा सर्वाइवल को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो आगे ऑथर दो तीन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले ऑथर डोपामीन के बारे में बात करते हैं। अब जैसा कि आपको पता होगा या ना पता होगा, तो अब जान लीजिए, डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि हमारे ब्रेन का एक रिवॉर्ड सिस्टम है, जो कि हमारे ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक एरिया में फैलता है, जैसे कि द प्लीजर सेंटर में, और हमें हैप्पीनेस फील होती है। जैसे, और ये तब होता है जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई टेस्टी खाना खाते हैं, सेक्स करते हैं, ऐसा कुछ। डोपामीन ही है जो हमें कई बार खाना ढूंढने या खाने के लिए काम करने के लिए हमें मजबूर करता है। डोपामीन के ही वजह से हम रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आप सोचोगे कि यार डोपामीन तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर डोपामीन ना हो तो हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। क्यों? सही ना? अब जैसा कि हमने बात किया, डोपामीन एक रिवॉर्ड सिस्टम है, और ये काफ़ी यूजफुल था पहले। ये अभी ऑब्सोलेट हो चुका है। जैसा कि हमने कहा कि ऑब्सोलेट का मीनिंग है कि पहले यूज में हुआ करता था, पर अभी नहीं, उतना नहीं। और डोपामीन तो फ़िलहाल बिल्कुल नहीं। ये फ़िलहाल नुकसानदायक ही है। अब क्यों? क्योंकि पहले डोपामीन जो आता था वो नेचुरली हो जाता था, पर ये तो अभी आर्टिफिशियली जनरेट हो जा रहा है। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया का रील, ये जो नोटिफिकेशन बार बार पॉपअप होते रहते हैं, और ये सारी चीज़ें जैसे गैम्बलिंग करना, पॉर्न देखना, ये सब चीज़ डोपामीन, एक आर्टिफिशियल डोपामीन ही तो है जो स्पाइक देता है। हमें ऐसे बार बार व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर खोलने की ज़रूरत भी नहीं होती, जितने शॉट हमें डोपामीन के अंदर से आते हैं। बस क्यों? क्योंकि हम उसे क्लिक करते हैं और सेटिस्फेक्शन मिलता है बिना किसी रीज़न के। क्योंकि हम जितना टाइम इन पर वेस्ट करते हैं उतना हमें नहीं, उतना कंपनियों को कुछ मिलता है। एड्स दिखाते हैं और उन्हें प्रॉफिट होता है। ऑथर कहते हैं कि आज की सोसाइटी हैप्पीनेस का एक वर्जन सेल कर रही है, जो कि आपको इन द एंड अनहैप्पी ही करने वाला है, कि हैप्पीनेस का गला घोट देने वाला है। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि आजकल के वेरी वेरी स्मार्ट मार्केटर्स, जो कि जिनको पता है कि कैसे हमें एडिक्ट बनाना है किसी भी चीज़ों को, ये पर्सनलाइजेशन वाला मैकेनिज़्म है सोशल मीडिया का, AI बेस्ड, ये सारी चीज़ें जो मार्केटिंग करती हैं। तो ये हमें अब, ये जो डोपामीन है, ये कई बार ख़तरनाक क्यों हो जाता है? कई बार ये डोपामीन की आदत इतनी तगड़ी हो जाती है कि खाना खाना, पानी पीना भूल जाता है। अब ऑथर किसी कोरियन आदमी का एग्जाम्पल लेते हैं कि वो एक गेमर थे और 28 साल के 8वें उनके एज में उनकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने लगातार 24 घंटे 48 घंटे गेम खेलना शुरू किया था। उनकी डेथ का रीज़न था डिहाइड्रेशन और एक्सहॉशन। अब बताओ, कुछ यूँ है डोपामीन। आपने काफ़ी पहले न्यूज़ में पढ़ा होगा, और मैंने भी फील किया है कि जब लॉकडाउन में हम गेम खेला करते थे तो क्या होता था, हम खुद खाना पीना भूल जाते थे। खाना पीने को हम ऊपर रखते थे, भूख प्यास छोड़ देते थे। मना नहीं करता तो हम भी 24 घंटे शायद खेलने लग जाते। बोर तो होने का कुछ होता नहीं है। तो ये सब डोपामीन ही तो है। आज इंस्टा की रील्स, और हमारा ब्रेन इसके वजह से ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। हम काम कर नहीं पाते हैं फिर अपना, और फिर थक जाते हैं। रात अच्छी जाती नहीं, फिर सुबह लेट उठते हैं, और फिर वही सुबह उठते ही उंगली इंस्टाग्राम पे, रील्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स। यूट्यूब ने तो अलग ही तबाही मचा रखी है। मेरा इंस्टाग्राम पे कोई एडिक्शन नहीं था, पर यूट्यूब का शॉर्ट्स मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। वैसे आप उसको जनरल में जाके
कर सकते हो, टाइमर लगा सकते हो, पर हो जाता है कभी कभी, सेल्फ कंट्रोल करना पड़ता है धीरे धीरे। और ऐसे ही एक लूप बन जाता है, डोपामिन लेंगे, काम करने का मन नहीं करेगा, गिल्ट होगा, फिर सो जाएंगे, रात में नींद लेट आएगी, फिर बस और ऐसे पूरा दिन खराब हो जाएगा, फिर गिल्ट ही होता रहेगा। आपको अपनी इमोशन पे कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी होगा कि आप सबसे पहले पहचानना सबसे पहला स्टेप है किसी भी चीज़ को ख़त्म करने, किसी भी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। तो आगे वैसे वर्कबुक में भी यह टास्क दिया हुआ है, और तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा ये नकली वर्जन हैप्पीनेस के हैं कौन, जो आपके असली वर्जन की खुशियों का गला घोट रहे हैं। क्या आप भी सोचते हो कि एक दिन मैं सब कुछ कंप्लीट करूंगा और फिर मैं खुश हो जाऊंगा अपने टारगेट को लेके, अपनी फेवरेट कार लेके, अपनी फेवरेट घर लेके? तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? ऑथर इसको हेडनिक एडाप्शन बताते हैं, और वो कहते हैं कि जैसे कि कोई भी चीज़ लिया और अपनी फेवरेट चीज़ ले ली, ख़रीद ली, पा ली, और तो भी खुशी रहती नहीं है ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि हमारा ब्रेन ना अक्लाइमेट कर लेता है बहुत जल्दी भी किसी चीज़ को। ये सब इवोल्यूशन का इम्पैक्ट है। तो कोई भी चीज़ हम खरीदेंगे और कुछ दिनों के बाद उसका इनिशियल एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट क्रेविंग की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे, और हैप्पीनेस असली वाली जो आज नहीं है वो कल क्या होगी। तो आज में खुश रहना चाहिए। अब हेडनिक एडाप्शन काम कैसे करता है इसके बारे में अभी बात करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब ऑथर बताते हैं कि काफ़ी समय पहले 1978 में एक रिसर्च कंडक्ट हुई 2 गैम्बलर्स के ऊपर, और एक जीता एक हारा। और एक समय बाद, 1 साल बाद जब उन दोनों को देखा गया कई बार, तो दोनों कोई विशेष परिवर्तन नहीं था। तो कहने का क्या मतलब है कि हैप्पीनेस जो है वो आप आज के कंपेरेटिवली 1 साल बाद ज़्यादा खुश नहीं रहोगे चाहे कुछ भी पा जाओ, नहीं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो भी बाहरी चीज़ें मिलने वाली हैं हमें, वो लंबे रेस में हमारे साथ हैप्पीनेस को कंटिन्यू सस्टेन नहीं रख पाती हैं। और एक बात ऑथर यहाँ पर बताते हैं, जैसे द ऑथर हैं हाउ ऑफ हैप्पीनेस, वो बताते हैं कि 50% हैप्पीनेस हमारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, 40% इंटरनल फैक्टर्स के बारे में, और 10% एक्सटर्नल फैक्टर, हाउ रिच यू आर, हाउ पुअर यू आर, आपके सिंगल हो, शादी हो गई है, ये सब। और तो 10% फैक्टर्स जो वही 10% फैक्टर हैं जो लंबे समय तक सस्टेन नहीं रख पाती। अगर वो मिल भी जाए तो हैप्पीनेस ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाला। हैप्पीनेस हम अब आज ही के लेवल तक आ जाएंगे बिल्कुल कल चल के। ये हमें इंटरनल फैक्टर पे काम करना होगा। जेनेटिक्स तो है ही, बस यही वजह है कि अमीर लोग, हर एक अमीर लोग खुश नहीं रहते, पर कुछ अमीर लोग भी रहते हैं और कुछ गरीब लोग भी खुश रह लेते हैं। सो अगर हम सोचते हैं कि फ्यूचर में हम ये करने के बाद ही खुश रहेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो अच्छी बात है ना, हम आज ही से खुश रह सकते हैं। तो वो पाने के बाद हम बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, क्योंकि वो चीज़ बस 10% है हमारे हैप्पीनेस का। तो ये काफ़ी कम है ना जितना हम सोचते थे वैसे। तो कोई बात नहीं, ये तो और भी अच्छी बात है। हम आज से ही खुश रहने का प्रयास करते हैं, भगवान को ग्रेटफुल होके, थैंक यू गॉड। वैसे कल हमने सर्वाइवल मैकेनिज्म के बारे में जाना था, आज हमने थोड़ी सी हैप्पीनेस के बारे में जाना, थोड़ी सी डोपामिन के बारे में, द हेडनिक एडाप्शन के बारे में। कल हम ईगो के बारे में जानेंगे, ठीक है, क्योंकि सर्वाइवल मैकेनिज्म ही बस नहीं है जो हमारे हैप्पीनेस को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। वैसे अब वर्कबुक की बात आने वाली है। पार्ट 2 में हैप्पीनेस के ऊपर हमें वर्कबुक क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई थिंग दैट यू बिलीव गिव यू शॉट ऑफ डोपामिन। उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है जो हमें लगातार शॉट दे रही होती है डोपामिन की। जैसे टीवी हो सकता है, वैसे टीवी तो अब नहीं है, काफ़ी ख़त्म हो गया। वीडियो गेम्स हो गया, गैम्बलिंग, सोशल मीडिया, मास्टरबेशन, कुछ भी, उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और आइडेंटिफाई अगर कर लिया तो आपका ये इतना तगड़ा दिमाग जो है वो इन सबको ख़त्म करने के लिए कुछ ढूंढ लेगा।